नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे विजन टेस्ट सीरीज़ का पेपर तीसरा, जो 2020 की जो टेस्ट सीरीज़ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध करते हुए भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में इसकी भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। पहले तो हम क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन मतलब काल बिल्कुल सीमा बांध के रखा हुआ है। मध्यकालीन न कि प्राचीन काल, नहीं आधुनिक काल, बल्कि मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन शुरू हुए थे उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, उनकी विशेषताओं को बताते हुए भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में, जो क्षेत्रीय भाषा हुई थी उसके विकास में भक्ति आंदोलन का क्या महत्व है, इसकी भूमिका पर टिप्पणी हमको करनी है। ऐसे क्वेश्चन जिस तरह से अभी 2020 का जो मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें क्वेश्चन था कि पाल वंश का बौद्ध धर्म के उत्थान या विकास में क्या योगदान था, या बौद्ध धर्म के लिए पाल वंश किस प्रकार महत्वपूर्ण था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, एक काल में बांध दिया था यूपीएससी ने कि पाल वंश के बारे में आपको बताना है और उस काल में जो बौद्ध धर्म है उसका विकास किस तरह से हुआ। इसी तरह इसमें काल भी बांध रखा है मध्यकालीन, और उसमें जो भक्ति आंदोलन चले थे उसकी विशेषता क्या क्या थी, मतलब किस किस आधार पर ये, जैसे समानता पर, अस्पृश्यता पर या महिला सशक्तिकरण पर, ये विशेषताएं थी उसकी। भक्ति आंदोलन की जो अंधविश्वास थे, पाखंड थे, ब्राह्मणवाद, जिस तरह से अधिक कर्मकांड करके लोगों को मतलब है एक अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा झुकाव, उसके विरोध में थे, यही भक्ति आंदोलन थे। जिस प्रकार अस्पृश्यता थी, जैसे दलित, जिसको हम तथाकथित निम्न जाति के लोग कहा जाता था, जो एक समाज द्वारा तैयार की गई मान्यता थी, इस भक्ति आंदोलन की ही विशेषता थी। मतलब विशेषता क्या थी, इसने क्या क्या अपने पहलुओं पर काम किया और क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति आंदोलन की किस प्रकार भूमिका रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं शताब्दी से 17वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ। 7वीं से और 12वीं के बीच में हुआ। हमको याद रखना है कि जो भक्ति आंदोलन है दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था और वहाँ से रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए थे, के मध्य तमिलनाडु में हुआ तथा क्रमशः इसका विस्तार उत्तर भारत में हुआ। भक्ति आंदोलन मनुष्य एवं ईश्वर के आध्यात्मिक मिलन पर बल देता है। भक्ति के उपदेशों को भजनों, कथाओं के माध्यम से प्रचारित करने का कार्य पारंपरिक रूप से तमिल भक्ति संप्रदाय के अलवार जो विष्णु भगत थे और नयनार जो शैव भगत थे, इन्होंने इसका प्रचार किया। उत्तर भारत में दो भक्ति धाराएं थी। एक निर्गुण थी जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखती थी और ईश्वर को निराकार मानती थी। दूसरी सैगुण, जिसमें ईश्वर को साकार और मूर्त रूप के रूप में, जिस प्रकार राम कृष्ण के जो भगत थे उनको सैगुण भक्ति धारा कहा, और जैसे कबीरदास थे वो निर्गुण भक्ति धारा के संबंधित थे। जो भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। दर्शन, पहली विशेषता क्या है, दर्शन। भक्ति आंदोलन एक ईश्वर और सभी मनुष्य में भ्रातृत्व की अवधारणा में विश्वास करता था। भक्ति संतों द्वारा धर्म को ईश्वर और उपासकों के मध्य एक प्रेम में बंधन के रूप में देखा गया। भक्तिकालीन संतों द्वारा धर्म को ईश्वर और उपासक के मध्य एक प्रेम में बंधन के रूप में देखा गया। प्रचार का माध्यम, भक्तिकालीन संतों ने ईश्वर से जुड़ने के लिए कविता, गीत, कृत्य, कीर्तन जैसे विभिन्न माध्यमों को अपनाया। प्रचार के लिए क्या क्या किस माध्यम को अपनाया, जिस प्रकार कविता, गीत, नृत्य, कीर्तन आदि को अपनाया। उन्होंने ईश्वर के प्रति एकांगी उत्कट भक्ति पर बल दिया, साथ ही एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास किया। गुरु की भूमिका, भक्तिकालीन संतों ने भगत के ईश्वर के साथ मिलन के लिए उसका मार्गदर्शन करने हेतु गुरु की आवश्यकता का समर्थन किया। भक्तिकालीन संतों की विविध पृष्ठभूमि, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि अत्यधिक विविधतापूर्ण थी। इसमें ब्राह्मण भी थे तथा कथित निम्न जाति के जाति से संबंधित भी थे, कारीगर भी थे, बुनकर भी थे, और अधिकांश संत निम्न जाति से संबंधित थे। महिलाओं की भागीदारी, कुछ महिलाओं ने, मैंने शुरू में क्या बता दिया था, अस्पृश्यता, महिला कार्य थे, ये लक्ष्य थे, लेकिन विशेषता में क्या क्या आएगा, दर्शन कैसे था, मतलब प्रचार का माध्यम क्या था, महिलाओं की भागीदारी थी, गुरु की भूमिका थी, और जो भक्तिकालीन संत थे उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग थी, और समानता पर अधिक बल भी दिया।
जाति पंथ धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं था। साथ ही मतलब कार्य क्या है, जो किसी भी आंदोलन की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी समाज की विशेषता होती है वो उसी से रिलेटेड कार्य करता है। अभी इसने आगे दे भी दिया कि समानता पर बल दिया, मतलब विशेषता भी थी, चाहे महिला और पुरुष के बीच में समानता हो, चाहे ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में समानता हो, जो समाज द्वारा निरूपित की गई थी। वैसे वास्तव में कोई ऊंची जाति और नीची जाति नहीं होती है, समाज द्वारा निर्मित एक काल्पनिक अवधारणा है। एक इस तरह से समाज का चक्कर भी रचा जा चुका है कि मतलब ये निम्न जाति है और ये उच्च जाति है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी इन भगवान की संतान है और सभी का जन्म एक ही जगह से हुआ और सभी की मृत्यु के बाद एक ही स्थान प्राप्त होता है। और हमारी नेक्स्ट विशेषता क्या है, हिंदू और इस्लामी परंपराओं के मध्य अंतर को समाप्त करना। कबीर और गुरु नानक जैसे भक्ति संतों ने अपने विचारों को हिंदू और इस्लामी दोनों परंपराओं से ग्रहण किया। हिंदू मुस्लिम एकता का पुनर्जोर समर्थन किया। भक्ति आंदोलन और क्षेत्रीय भाषा में किस प्रकार संबंध है। भक्ति आंदोलन ने देश के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषा स्थानीय साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया। भक्तिकालीन संतों ने अपनी संबंधित स्थानीय भाषा में प्रचार किया, जनता के साथ उनका जुड़ाव हुआ। उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में साहित्य की रचना भी की, जैसे कबीर ने हिंदी में, गुरु नानक देव ने गुरुमुखी में और नरसिंह मेहता ने गुजराती में। हमने आगे क्या कहा, जो भक्ति आंदोलन है उसने क्षेत्रीय भाषाओं का विकास कैसे किया। देखो, कोई भी भक्ति आंदोलन के संत हैं वो समाज में अपने उपदेशों को देने के लिए किसी न किसी भाषा में अपने प्रचार करते थे, और वो भाषा कौन सी होती थी, जिस भाषा में वहाँ के स्थानीय लोग समझ सकते थे। इससे क्या हुआ, जो स्थानीय भाषा है स्थानीय साहित्य उनका विकास हुआ। और जिस प्रकार इसने उदाहरण भी दिए हुए हैं कि कबीर ने हिंदी में, गुरु नानक ने गुरुमुखी में और नरसिंह मेहता ने गुजराती में। और इसी प्रकार जो अलवार संत थे, अलवार संत कौन से होते हैं, ये परी में पूछा जा सकता है। ये वैष्णव संत होते थे जो विष्णु को अपना अर्धान्य देवता मानते थे, और नैनार क्या होते थे, जो शिव जी को अपना देवता मानते थे। अलवार संतों ने तमिल भाषा में दिव्य प्रबंध नामक श्लोक संग्रह की रचना की, जिसे 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता है। भक्तिकालीन संतों द्वारा अनेक संस्कृत कृतियों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया गया, जिसके अतिरिक्त पूर्व में केवल संस्कृत में उपलब्ध ग्रंथ इस काल में जनसामान्य के लिए भी सुलभ हो गए। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने रामायण महाकाव्य की अवधी भाषा में रचना कर इसे जनसामान्य के लिए अधिक सुलभ बनाया। भक्तिकालीन संतों द्वारा अनेक संस्कृत कृतियों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व में केवल संस्कृत में उपलब्ध ग्रंथ इस काल में जनसामान्य के लिए भी सुलभ हो गए। मतलब क्या था, जो पहले क्या था, जिस प्रकार संस्कृत से संबंधित कृतियाँ लिखी गई, लेकिन बाद में क्या किया, जो संस्कृत में ग्रंथ थे उनका अनुवाद जनसामान्य में किया, और इससे जो स्थानीय भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। जिस प्रकार तुलसीदास ने रामायण महाकाव्य की अवधी भाषा में रचना कर इसे जनसामान्य के लिए सुलभ रूप से बनाया। भक्तिकालीन संत चैतन्य और शंकर देव ने, जो कि ये 2019 में क्वेश्चन भी आया था, चैतन्य का जो योगदान है उसके ऊपर। इस प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको फैक्चुअल नॉलेज की बजाय जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी और कुछ भी पूछ सकती है। जो आपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लिखे हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ के और डीप नॉलेज के साथ व्यापक रूप से पूछा जा सकता है। भक्ति संत चैतन्य और शंकर देव ने अपने अनुयायियों को संस्कृत के स्थान पर क्रमशः बंगाली और असमी भाषा का उपयोग किया। मतलब चैतन्य एक बंगाल से संबंधित थे, इसलिए उसने बंगाली भाषा का प्रयोग किया। और शंकर देव वेरी इंपॉर्टेंट, परी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि चैतन्य बंगाल से हैं और जो असम क्या नाम है, शंकर देव असम से हैं। मराठी, मैथिली, कन्नड़, अवधी आदि क्षेत्रीय भाषाओं को भक्ति संतों के प्रयासों ने समृद्ध किया। भक्ति आंदोलन पूर्ववर्ती भक्ति साहित्य से एक विच्छेद को संदर्भित करना तथा क्षेत्रीय भाषाओं के भक्ति साहित्य ने भक्ति आंदोलन और जनसामान्य में आध्यात्मिकता को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण,
और तामस पाषाण 3 काल दिए हुए हैं अलग अलग से संबंधित प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों में। प्राग ऐतिहासिक मैंने आपको पहले ल्यूसेंट की इसमें बताया था, वह इतिहास जिसमें लेखन कार्य के सबूत नहीं मिले उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक ऐसा होता है जिसमें लेखन कार्य भी मिले और उसको पढ़ा भी जा सका। एक होता है आद्य ऐतिहासिक, मतलब जहाँ लेखन कार्य के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन पर लेखन सबूतों को पढ़ा नहीं जा सकता। इसने क्या कहा है, इन तीनों का वर्गीकरण करना है और इनसे संबंधित जो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों में वर्णित विषयों और तकनीकों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखो जो हमको अगर हम देखें इसके 3 पार्ट हैं, पूरा पाषाण, मध्य और ताम्र। इन तीनों कालों में जो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है इनके विषय में क्या क्या अंतर है, मतलब क्या है, जो शैल चित्र इसमें बने हुए हैं इसका विषय क्या है, इसका विषय क्या है और इसका विषय क्या है। इस काल अलग अलग कालों में इसकी तकनीक क्या है, इसकी तकनीक क्या है, इस काल में जो तकनीक यूज की है उसमें अंतर बताना है। पहले आपको क्वेश्चन की डिमांड समझना है और उसके बाद हर पोर्शन को आपको लेके चलना है। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के चित्रण हेतु गुफा की भित्तियों का कनवास के रूप में उपयोग किया गया था। इन शैल चित्रों को व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने, घरों को रंगीन बनाने और दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों को दृश्य रूप में चित्रित करने और अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों की पूर्ति करने हेतु चित्रित किया गया। ये शैल चित्र विंध्य पर्वत श्रृंखला, उत्तर प्रदेश में कैमूर पर्वत श्रृंखला में पाए गए। विभिन्न कालखंडों से संबंधित प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों में विभिन्न विषयों और तकनीकों का उपयोग किया गया। पहले आपको बताना है कि जो प्राग इतिहास काल में जो शैल चित्र थे, शैल का मतलब चट्टान पे, मतलब जो चित्र बनाए थे क्यों बनाते थे, इसके 3 उद्देश्य थे। नंबर 1 क्या है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। दूसरा घरों को सजाना। तीसरा जो दैनिक जीवन में गतिविधियाँ थी, मतलब कोई पशु चरा रहा है या खेत में से घास काट रहा है तो ये क्या है, जो दैनिक जीवन की क्रियाओं को परिदृश्य के रूप में चित्रित करना था। ये शैल चित्र विंध्य पर्वत श्रृंखला, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कैमूर पर्वत श्रृंखला में पाए गए। और शैल चित्रों के विषय में अंतर, निम्न पूरा पाषाण काल के लोगों द्वारा उत्पादित कलात्मक विषय वस्तुओं के संदर्भ में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस पूरा पाषाण काल मतलब 40,000 से 10,000 काल के दौरान भारत में कलात्मक गतिविधियों का प्रसार हो देखा गया। इस काल के लोगों द्वारा निर्मित चित्रों के विषय मानवीय आकृतियाँ, मानवीय गतिविधियाँ और ज्यामितीय डिजाइन और प्रतीकों तक सीमित थे। तत्पश्चात मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के दौरान, जैसे कि भीमबेटका गुफा में देखा जा सकता है, चित्रकला के कई नवीन विषयों जैसे सामुदायिक नृत्य, पारिवारिक जीवन आदि का चित्रांकन किया गया। मुख्य रूप से शिकार के दृश्यों को चित्रित किया गया, जिनमें कुछ पशु चित्रों में पशुओं से होने वाले भय को चित्रित किया गया, लेकिन कई अन्य चित्रों में उनके प्रति प्रेम और दयाभाव को चित्रित किया गया। देखो 3 काल बताए इन्हें, पूरा पाषाण काल मतलब 40,000 से 10,000 तक, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 तक और ताम्र पाषाण काल है 2,000 से 700 ईसा पूर्व तक। ये है विषय क्या क्या है। पहले इन तीनों कालों में विषय के बीच में अंतर बता दिया कि विषय ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित और ये किससे संबंधित है, लेकिन इनको आप ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको अपने बेसिक नॉलेज से लिखना होता है, मतलब पशु चित्र इसमें भी लिखा हुआ है, पशुओं के चित्र, और इसी प्रकार ये यहाँ इसमें से मिलते पशुओं के चित्र। इस प्रकार कृषि ये सामान्य है। तकनीक में क्या अंतर है, जो उच्च पूरा पाषाण काल की चित्रकला में मानव आकृतियों के अतिरिक्त विशाल पशुओं जैसे जंगली भैंसा, हाथियों तथा बाघों आदि की आकृतियों का रेखीय रूपांतरण है। कुछ चित्र वास पेंटिंग के रूप में चित्रित हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रित हैं। लाल रंग का उपयोग शिकारियों, हरे रंग का उपयोग नर्तकियों को चित्रित करने के लिए किया गया। तत्पश्चात मध्य पाषाण काल में लोगों ने पशुओं को प्राकृतिक शैली में और मनुष्यों को केवल एक विशिष्ट शैली के रूप में चित्रित करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन चित्र का आकार अपेक्षाकृत अधिक छोटा हो गया। भीमबेटका के कई शैलाश्रयों में
हस्त छाप, मुट्ठी की छाप, उंगलियों से चित्रित बिंदुओं का चित्रण किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो हिस्ट्री आपको रटनी ही पड़ेगी। रटने से पहले आपको हिस्ट्री को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ताकि उसके बारे में आप कैसा भी क्वेश्चन पूछ लें वो आप लिख सकें, क्योंकि कुछ पॉइंट सदाबहार ही होते हैं हिस्ट्री में। जिस प्रकार अगर गुप्त काल से संबंधित पूछ लेते हैं, कला और स्थापत्य में कुछ फिक्स पॉइंट हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या महत्वपूर्ण किया, इसी प्रकार कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने कला के क्षेत्र में, और इसी प्रकार आपको पाल वंश के संबंधित समझ सकते हैं, मौर्य वंश काल में समझ सकते हैं कला और साहित्य में क्या हुआ। इसी प्रकार सातवां काल में या कनिष्क के काल में भी कला और साहित्य में, जिस प्रकार एक लास्ट टाइम यूपीएससी में पूछा था कृष्णदेव राय के बारे में। तो मतलब कहने का मतलब आप हर चीज़ रट भी नहीं सकते, लेकिन कुछ न कुछ तो समझना पड़ेगा। गुप्त काल के दौरान कला और स्थापत्य के क्षेत्र में देखो इसने गुप्त काल क्या दे दिया, पूरा गुप्त काल दे दिया, जिसमें इसके जो श्रीगुप्त से स्टार्ट हुआ था इसके वंश की स्थापना, और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी प्रकार मतलब इसने कोई किसी सीमा गुप्त काल को पूरा ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है कि आप चंद्रगुप्त द्वितीय को अकेला करके छोड़ दें। और कला का मतलब पूरा कला के मतलब संगीत कला भी हो सकती है, स्थापत्य कला भी हो सकती है, वास्तुकला भी हो सकती है, या जो पेंटिंग वगैरह है, या शैलकृत चट्टानों पर जो उत्कृष्ट आकृतियाँ हैं उसके बारे में आपको विकास की विवेचना करनी है, क्या क्या विकास हुआ कला में। ठीक है, पहले हमको गुप्त काल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होगा, कब से कब तक था। जिस प्रकार यूपीएससी 2020 में पाल वंश के बारे में पूछा है तो आपको इंट्रोडक्शन देना था। एक बार भक्ति काल के बारे में पूछा था, आपको इंट्रोडक्शन देना था। इसी प्रकार अगर गुप्त काल पूछता है तो आपको इंट्रोडक्शन देना कब से कब तक था। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर मध्य दक्षिण भारत के कुछ भागों तक गुप्त साम्राज्य का विस्तार था। 4वीं से 6वीं तक इस काल में आरंभिक शैली का चरमोत्कर्ष हुआ। कला, स्थापत्य, मूर्ति कला आदि के क्षेत्र में नवीन शैली और तकनीकी का विकास हुआ। गुप्त काल में कला और स्थापत्य मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार मंदिर स्थापत्य हो गए, अगर आप देखें मोटा मोटा, और गुफा मंदिर हो गए, गुफा स्थापत्य उस चित्रकला, गुफा को काट कर, चट्टानों को काट कर, और मूर्तियाँ हो गई, और मुद्रा शास्त्र कलाएँ जिस प्रकार सिक्के का ढलान, साहित्य कला हो गया। मतलब आपको जो आपके आयाम है कला से रिलेटेड, आपको हर आयाम को कवर करने की आवश्यकता है। मंदिर स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते कि मंदिरों में गुप्त काल ने क्या क्या किया। गुप्त काल के दौरान मंदिर स्थापत्य के इतिहास में एक नई युग की शुरुआत हुई। स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठापित मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता थी। पहली बार लकड़ी, बांस आदि नष्ट प्राय सामग्री के स्थान पर ईंट और पत्थर जैसी टिकाऊ सामग्री का उपयोग किया गया। मूर्ति पूजा की सुविधा के लिए गुफा मंदिरों के बजाय संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया गया। मंदिर स्थापत्य का विकास समतल छत से लेकर पंचायतन शैली, एक बार प्री में क्वेश्चन भी आया था, पंचायतन शैली किससे संबंधित है। देखो मतलब आप यूपीएससी चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, खाली पढ़ कर ही आप कवर नहीं कर सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है। अगर आप स्पेशल पंचायतन शैली के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ते गहराई से, लेकिन इसने क्या पूछ लिया, पंचायतन शैली किससे संबंधित है, और इसमें एक ऑप्शन था मंदिर निर्माण कला से। जो मंदिर थे गुप्त काल में उसमें समतल छत से लेकर पंचायतन शैली के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ के निर्माण आदि के रूप में, मतलब क्या था इसमें, क्या जो गर्भगृह है इसके चारों तरफ दीवार बना दी जाती थी, वही पंचायतन शैली थी। और आगे छोटे छोटे मंदिर भी बना दिए जाते थे। भिन्न भिन्न चरणों हुआ। उनकी एक अन्य प्रमुख विशेषता थी मंदिरों की इमारत पर लेखों को उत्कीर्ण करना। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल का देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर में स्थित परस्तर मंदिर को गुप्तकालीन स्थापत्य का अवशेष माना जाता है। मंदिर का शिखर शीर्ष इन संरचनाओं का मुख्य आकर्षण है। जो जिस प्रकार उत्तर भारत के जो मंदिर है उसमें शिखर होता है, और दक्षिण भारत के मंदिर में गोपुरम होता है। क्या होता है? गोपुरम। गुफा स्थापत्य और चित्रकला, अजंता की गुफाओं में चट्टानों को काटकर बौद्ध विहार प्रसिद्ध है। इनके भीतरी भाग भित्ति चित्रों से चित्रित है। इनकी विशेषता उत्कृष्ट वक्रीय रेखाओं के माध्यम से उत्कीर्ण भव्य आकृतियां हैं। गुप्त काल की चित्रकला कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण है जो धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। अजंता बादामी बाग गुफाओं के चित्रों इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन चित्रकला के 2 सर्वाधिक प्रचलित विषय जातक कथाएं
गौतम बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इस युग के दौरान निर्मित उत्कृष्ट चित्रकला में से एक बौद्धिस्तव पद्मपाणि गुफा चित्र को माना जाता है। अजंता कला की एक उत्कृष्ट विशेषता यह है कि यह विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों में स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला को संयोजित करता है। आपको याद क्या रखना इम्पोर्टेंट, अजंता गुफा में जो बौद्ध मठ बनाए हुए हैं और जो भित्ति चित्र बनाए हुए हैं और जो जिस प्रकार मूर्ति बनाई हुई हैं, ये आपको याद रखना। जिस प्रकार बाघ गुफाएं, अजंता गुफाएं और बादामी गुफाएं का जो चित्र वो भी उत्कृष्ट है। इसके बाद आ गया प्रतिमाएं। गुप्त काल में धातु कर्म के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई। शिल्पकार धातु की प्रतिमाओं और स्तंभों के ढलाई की कला में कुशल थे। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल ताम्र प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 7.5 फीट और उनका वजन लगभग 1 टन है। सारनाथ से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल की अद्वितीय कृति है। देखो, आपको कुछ एग्जाम्पल तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे ही आप सिद्ध कर सकते हो कि गुप्त काल के टाइम में प्रतिमाएं बनी। जिस प्रकार सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल प्रतिमा, अजंता, बादामी और आदि जो गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए। और उसके बाद हमने पहले पढ़ा था देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर का उदाहरण को याद रखना होगा। इसी तरह बिना एग्जाम्पल आप इसको अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल ताम्र प्रतिमा गुप्त काल में धातु कर्म से निर्मित मूर्ति कला का एक अनोखा उदाहरण है। मुद्रा शास्त्र कला। गुप्तकालीन टंकण भी उल्लेखनीय था। समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए। इस पर उत्कीर्ण चित्र गुप्त मुद्रा शास्त्र कला के कौशल और उत्कृष्टता के दृष्टांत हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारियों ने भी विभिन्न प्रकार के स्वर्ण और चांदी, ताम्र के सिक्के जारी किए। साहित्य कला। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ साहित्य का संबंध गुप्त काल से ही है। इस अवधि के दौरान गुप्त शासकों ने अनेक महान विद्वानों जैसे हरिसेन, कालिदास, विशाखदत्त और मुद्रक। देखो, आप साहित्य से संबंधित एग्जाम्पल लिखेंगे, क्योंकि जैसे ये महत्वपूर्ण जो साहित्यकार थे हरिसेन, कालिदास, विशाखदत्त, मुद्रक आदि को संरक्षण प्रदान किया। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियाँ अपने वर्तमान रूप में विद्यमान पुराणों की रचना भी इसी काल में हुई। हरिसेन, कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक आदि को। और गुप्त काल में जो मूर्ति कला है या जो कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों के योगदान का सविस्तार वर्णन कीजिए। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल का मतलब केवल एक सिर्फ अकबर की बात नहीं कही, केवल जहांगीर की बात नहीं कही, केवल औरंगजेब की बात नहीं कही, इसने पूरे मुगल काल के ऊपर व्यापक क्वेश्चन पूछ लिया। चर्चा कीजिए किस प्रकार मुगल शैली, फारसी और भारतीय शैली का संश्लेषण है। हमको ये सिद्ध करना है कि जो मुगल शैली है इसमें भारतीय शैली और फारसी शैली का मिश्रण है। मुगल चित्रकला विभिन्न देशज परंपराओं और विदेशी प्रभावों का मिश्रण था, क्योंकि जो मुगल थे बाह्य लोग थे, भारत के देशज लोग नहीं थे। क्योंकि अगर उन्होंने जो चित्रकला निर्माण की उसमें देशज परंपराओं का भी अवलोकन हो सकता है और विदेशी प्रभाव का भी अवलोकन हो कर सकते हैं। चित्रकला की मुगल शैली की उत्पत्ति अकबर के शासनकाल में हुई। इसका विश्वास उत्तरवर्ती मुगल शासकों के संरक्षण में हुआ। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के संरक्षण में हुआ। इसके योगदान में क्या क्या है? शाब्दिक चित्रण। यद्यपि शाब्दिक चित्रण की कला पूर्व में प्रचलित थी, लेकिन मुगल काल में शासनकाल में इसे नवीनतम रूप प्राप्त हुआ। सामान्यतः किनारों पर यानी बॉर्डरों पर सुलेखित शाब्दिक विवरणों सहित उत्कृष्ट सूक्ष्म चित्रांकन मुगल चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में से एक था। लघु चित्र इस काल में कला के सबसे महत्वपूर्ण रूप पुस्तक अलंकरण या व्यक्तिगत लघु चित्रों ने भीतर चित्रकला को प्रतिस्थापित कर दिया। विषय वस्तु चित्रकला प्राय युद्धों, पौराणिक कथाओं, शिकार के दृश्यों, वन्य जीवन, शाही जीवन जैसी विषयों से संबंधित थी। चित्रकला मुगल बादशाहों के कथा वृत्तांतों का वर्णन करने का एक माध्यम भी थी। सौंदर्यबोध मुगल कला में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की तुलना में सौंदर्यात्मक मूल्यों पर अधिक बल दिया गया।
रंगों का उपयोग मुगल चित्रों में लाल, सफ़ेद, हरे जैसे विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया। सोने चांदी का रंग का उपयोग भी किया जाता था। दरबारी कला, चूंकि शासकों द्वारा अपने राज दरबार में चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया गया, इसलिए मुगल चित्रकला एक दरबारी कला बनी। इसका मुख्य विषय दरबारी जीवन शैली है। क्वेश्चन में ये डिमांड थी कि मुगलों ने चित्रकला में किस प्रकार योगदान किया, क्या किया गया। शाब्दिक चित्रण, जिस प्रकार शाब्दिक चित्रण हुआ, लघु चित्रों का निर्माण हुआ, विषय वस्तु, पुरानी कथाएं, शिकार, वन्य जीवन, शाही जीवन पर उसने चित्रकारी बनाई। सौंदर्य बोध, गुप्त कला में सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की तुलना में सौंदर्यात्मक मूल्यों पर अधिक बल दिया गया। रंगों का उपयोग, मुगल चित्रों में लाल, सफ़ेद, हरे जैसे विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया। सोने और चांदी का उपयोग भी किया गया। दरबारी कला भी इसने संरक्षण प्रदान किया दरबार में। तकनीक, फोरसाइटिंग तकनीक का उपयोग वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से अधिक निकट है, अधिक छोटे रूप में प्रदर्शित करने हेतु किया गया। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों के योगदान का क्या क्या, चित्रकला में मुगलों ने क्या क्या नई नई चीज़ें जोड़ी, न कि अकबर ने चित्रकला में क्या किया, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें क्या है, चित्रकला क्षेत्र में मुगलों के योगदान का सविस्तर वर्णन करना है। सामग्री का उपयोग, सैकड़ों पटचित्रों का चित्रण किया गया, उन्हें शाही स्टूडियो में रखा गया। चित्रकारों की पहचान, पहली बार चित्रकारों के नाम अभिलेखों में दर्ज हुए। मुगल चित्रकला फारसी और भारतीय चित्रकला का प्रमाण है, मिश्रण रूप है। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या है, जैसे मुगल चित्रकला में फारसी क्या क्या तत्व हैं। लघु शैली फारसी लघु शैली का विस्तार थी। मुगल चित्रकला की लघु शैली फारसी लघु शैली का विस्तार थी। मुगल चित्रकला फारसी की दंतकथाओं से संबंधित विषयों को दर्शाती थी और इसमें पशुओं पात्रों के साथ लघु कहानियों का प्रदर्शन किया गया जो नैतिक सीख प्रदान करती थी। फारसी शैली में उपयोग होने वाला अलंकृत बॉर्डर है वो फारसी में ही होता है। चित्र बनाने की विपत्ति, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दृश्य को किसी ऊंचे स्थान से देखा जा रहा है, मुगल चित्रकला में भी जारी थी। फारसी चित्रकला के प्रभाव के कारण ही, मतलब क्या है, एक तो फारसी शैली है, फारसी दंतकथा है, अलंकृत बॉर्डर है और जो चित्रों के बॉर्डर के साथ साथ विस्तृत सुलेखन का उपयोग किया जाना भी फारसी प्रभाव को दर्शाता है। सुलेखन और भारतीय तत्व कौन कौन से हैं। भारतीय प्रभाव के कारण मुगल चित्रकला फारसी चित्रकला की तुलना में अधिक यथार्थवादी बनी। भारतीय प्रभाव के परिणामस्वरूप मुगल चित्रकला में छवि चित्रण और जानवरों जैसे प्राकृतिक तत्वों का समावेश हुआ और जहांगीर द्वारा अनेक चित्रों में पक्षियों और पशु फूलों का यथार्थवादी तरीके से विस्तृत चित्रण करवाया गया। ये कुछ आपको फैक्चुअल याद ही रखने होंगे। इसी प्रकार तुत्तीनामा में प्रयोग होने वाले विषय और कहानियाँ 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत कथा संग्रह सूक्त से ग्रहण किए गए। फारसी शैली के सपाट प्रभाव को भारतीय कुंजी की गोलाई से प्रतिस्थापित करके चित्रों को एक त्रियामी प्रभाव प्रदान किया। मुगल चित्रकारों ने यूरोपीय शैली को भी शामिल किया, जैसे कि उनके चित्रों में तेलीय पेंट का प्रयोग किया गया। हालांकि बाद में औरंगजेब जैसे शासकों ने कला को संरक्षण प्रदान नहीं किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मुगल चित्रकला में फारसी भारतीय के साथ साथ यूरोपीय शैली का भी प्रयोग किया गया। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।